नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। नोटबंदी को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आज संविधान पीठ ने केंद्र सरकार और आरबीआई से कई जवाब मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे जानते हैं कि सरकार के नीति संबंधी फैसलों की समीक्षा को लेकर लक्ष्मण रेखा कहां खींची है, लेकिन नोटबंदी से जुड़े फैसले की प्रक्रिया की जांच की जा सकती है। जस्टिस एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि जब कोई मामला उसके सामने आता है तो संविधान पीठ का कर्तव्य है कि वह इसका जवाब दे। आज आपको बता दें कि नोटबंदी की संवैधानिक वैधता पर विचार करने के लिए सुनवाई हुई है। 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार और आरबीआई से कई मुद्दों को लेकर जवाब मांगा है। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले पर व्यापक हलफनामा दें, ये दोनों को ही कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र तथा आरबीआई को चिट्ठी लिखी। अगले दिन फैसले से संबंधित फाइल तैयार रखने को सुनवाई के अगले दिन फैसले से संबंधित फाइल तैयार रखने के लिए कहा है। पीठ के सामने सवाल है कि क्या सरकार के पास नोट बंद करने का अधिकार है? क्या नोटबंदी की प्रक्रिया उचित थी? ये भी सवाल पूछा गया है। आपको बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 9 नवंबर को होगी। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर चर्चा करने के लिए। आशीष, पहले तो ये कहा गया था कि अब सुनवाई का कोई मतलब नहीं है क्योंकि नोटबंदी हो चुकी, पुराने नोट बंद हो गए, नए नोट आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संविधान पीठ ने कहा कि नहीं, इस पर सुनवाई होनी जरूरी है क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों का भी मामला है। और साथ ही साथ याचिकाकर्ताओं ने यह भी दलील दी है कि इस मामले में जो नियम है वो तय हो जाने चाहिए, पता होना चाहिए कि आखिर किन नियमों के तहत ये नोटबंदी की गई थी। और क्या क्या हुआ है आज सुनवाई के दौरान? जी देखिए, सितंबर में जब पहली बार 5 जजों का पीठ बैठा था तो उनका ये मानना था कि एक तरह की ये याचिकाएं अब निष्प्रभावी हो गई हैं। कुल 58 याचिकाएं हैं क्योंकि इतना वक्त हो चुका है, सब कुछ सेटल हो चुका है, तो एकेडमिक मुद्दे में क्यों जाएं, क्यों अदालत अपना वक्त जो है वो जाया करे, बर्बाद करे। आज सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र सरकार की तरफ से अपीयर हो, उन्होंने भी यही बात की कि जो सुझाव अदालत का था वो ठीक है और जिनकी पर्सनल ग्रीवेंसेज है, जो अपने अपने मुद्दों को लेकर आए, निजी मुद्दों को, जिनके पैसे बदल नहीं पाए, जमा नहीं हो पाए बैंकों में, उनके मुद्दे प्रशासनिक स्तर पर आरबीआई के द्वारा देखे जा सकते हैं। लेकिन पी चिदम्बरम जो देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं, पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और याचिकाकर्ता की तरफ से वो आए थे, उन्होंने जोर दिया और बाकी याचिकाकर्ताओं ने जोर दिया कि ये सिर्फ एकेडमिक मुद्दा नहीं है, ये एक जीवंत मुद्दा है और हम साबित करेंगे कि एक जीवंत मुद्दा है। उन्होंने पुरानी नोटबंदी के उदाहरण दिए कि किस तरीके से 1940 में नोटबंदी हुई थी, 1978 में नोटबंदी हुई थी, लेकिन कानून लाकर एक की गई थी। इस तरीके से आरबीआई एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी करके कभी भी नोटबंदी नहीं हो सकती है। लोगों ने मेहनत की कमाई अपनी खो दी, 86% नोट अमान्य हो गए और भविष्य में ये दोबारा भी हो सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और तय करना चाहिए कि आखिरकार ऐसे मामलों में केंद्र सरकार किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, नोटबंदी के लिए किस प्रक्रिया का पालन हो, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो काफ़ी देर तक सुनवाई हुई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कहीं ना कहीं इस पर आगे सुनवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटबंदी में क्या सरकार आरबीआई एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है, ये भी देखने वाली बात है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी कोई फैसला दिया जा सकता है, कोई भी फैसला आए, और संविधान पीठ का एक कर्तव्य है कि जो 3 जजों ने उनके पास भेजे हैं मुद्दे, उनका वो जवाब दे। तो काफ़ी बड़ा ये मुद्दा है और हम एक तरीके से अखिलेश ये कहेंगे कि जो 5-6 साल से कोल्ड स्टोरेज में जो मुद्दा था नोटबंदी का, जिसे निष्प्रभावी टाइप सब मान रहे थे, वो अचानक फिर से खड़ा हो गया है और अब केंद्र सरकार और आरबीआई को बड़े जवाब, ठोस दलीलें, दस्तावेज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने होंगे। जी आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। दूसरी बड़ी खबर भी सुप्रीम कोर्ट से ही है, जिसने एक बड़ा आदेश दिया है। कहा है कि आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत होने वाले सभी कानूनी कार्रवाइयों को रद्द कर दिया जाए। भविष्य में भी इस धारा के तहत कोई कार्रवाई न हो। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने कहा कि 66A को रद्द किया जा चुका है, लेकिन फिर भी नागरिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं। यह श्रेया सिंघल फैसले का सीधा उल्लंघन है। धारा 66A को असंवैधानिक करार दिया जा चुका है। अदालत ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे ऐसे सारे मामले रद्द कर दें। सूचना प्रौद्योगिकी कानून की 66A की धारा के तहत सोशल मीडिया पर लिखने वालों को पुलिस गिरफ्तार करती रही है और उन पर मुकदमा चलाती रही है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि कई राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मुकदमे चल रहे हैं।
आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कई राज्यों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और बल्कि कई राज्यों ने तो इस मामले में जानकारियां भी नहीं दी हैं कि उन्होंने 66A के तहत कितने मुकदमे दर्ज किए। जी बिल्कुल, इसलिए बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट हैरान था, हर बार हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है जिस कानून को रद्द कर चुका है वो कानून की किताबों से डिलीट हो जाना चाहिए। वो एफआईआर दर्ज हो रही हैं, अदालतों में केस लंबित हैं, लोगों के खिलाफ ट्रायल चल रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार ने कहा ये राज्यों का विषय है और इसके बाद राज्य सरकारों और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रारों को जवाब मांगा था। तमाम आंकड़े मांगे थे और वो आंकड़े भी आए और बहुत सारे राज्यों में अब भी मामले चल रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के 2021 के रुख के बाद बहुत सारे राज्यों ने जो इन केसों को बंद कर दिया है, फाइलें बंद हो गई हैं, लोगों को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में ये कार्रवाई चल रही है और अब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है, दिशा निर्देश दिए हैं, बड़ा कदम है और कहा है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भविष्य में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आईटी एक्ट 66A के तहत जो भी कार्रवाई अभी कहीं भी लंबित है वो फौरन रद्द हो। इसके साथ साथ जिस भी पब्लिकेशन में इस धारा का जिक्र हो, चाहे वो सरकारी पब्लिकेशन हो चाहे वो प्राइवेट हो, इस धारा के जिक्र हो तो वहां पर यह भी बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर चुका है। 2015 में ये धारा रद्द की गई थी और ये कानून किस तरीके से अभी भी नागरिक इस कानूनी कार्रवाई को झेल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता भी जताई है। जी शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 5 की बात में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे रेलवे कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का ऐलान किया है। फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि रेलवे के 11,27,000 कर्मचारियों को 1,832 करोड़ रुपए का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपए होगी। इसके साथ ही तेल कंपनियों के लिए एक मुश्त अनुदान मंजूर किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त अनुदान दिया गया है। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ रही कीमतों का देश के नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए यह फैसला किया गया। इस बार 11,27,000 एम्प्लॉयज को 1,832 करोड़ रुपए का ये इंसेंटिव दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, जो 78 दिन का बोनस होगा और 17,951 रुपए जो है ये मैक्सिमम की लिमिट रहेगी जो 78 दिन के लिए है। एलिजिबिलिटी जो है इसमें ट्रैक मेंटेनर्स, ड्राइवर्स, गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्निकल हेल्पर, कंट्रोलर, पॉइंट्समैन और ग्रुप सी के स्टाफ, ये सब लोग उसमें रहते हैं। जो हमारी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जून 2020 से लेकर जून 2022 तक 22,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने खर्चा वहन किया है, वो वन टाइम ग्रांट भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की दे रही है ताकि आम नागरिक के ऊपर, देश की सामान्य जनता जो हमारे देश के नागरिक है उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े। तो उसके लिए वन टाइम ग्रांट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई है, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। हिमांशु, हालांकि जो तेल कंपनियां हैं उन्हें घाटा उठाना पड़ रहा था, उसकी भरपाई के लिए ये 22,000 करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार की ओर से दी गई है, लेकिन जो आम नागरिक हैं जो लगातार सीएनजी हो या पीएनजी हो या फिर एलपीजी, इन तमाम गैस के जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इसका जो बोझ उठा रहे हैं, क्या उन्हें भी इससे कोई राहत मिलने की संभावना है? देखिए, ये समझना जरूरी है कि 30 सितंबर को पेट्रोलियम मंत्रालय ने नेचुरल गैस की कीमतें करीब 40% बढ़ा दी थी और उसके बाद से ही आशंका बढ़ रही थी कि जो भी गैस
नेचुरल गैस से बनती है, चाहे वो CNG हो, PNG हो, LPG हो, इन सब की कीमतों पर में बढ़ोतरी होगी क्योंकि इनपुट कॉस्ट कंपनियों का बढ़ गया है। और हमने देखा कि 4 अक्टूबर को पहले महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई में CNG की कीमतें बढ़ाईं और उसके 3-4 दिन बाद दिल्ली, गाजियाबाद समेत करीब 16-17 शहरों में CNG की कीमतें बढ़ाई गई। और उस वक्त से ही ये आशंका थी कि जो सब्सिडी वाली जो LPG सिलेंडर है उसकी भी कीमत बढ़ सकती है, क्योंकि जो कंपनियां LPG बनाती हैं जिनको सब्सिडी के रेट पर आम लोगों को देना होता है, उपभोक्ताओं को, उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है और ये संकेत था कि वो भी दाम बढ़ा सकती हैं। ये हस्तक्षेप है, मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप सरकार की तरफ से कि जो आम लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो सब्सिडी पर निर्भर करते हैं, जो गरीब ज़रूरतमंद परिवार हैं, देश में करोड़ों ऐसे परिवार हैं, अगर उनके ऊपर ये बढ़ी हुई महंगाई के इस दौर में अगर LPG की कीमतें तेल कंपनियां बढ़ाती हैं तो उन पर महंगाई की जो मार है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसलिए बहुत सोच समझकर सरकार ने जो 2 साल की जो अवधि है उसमें जो भी नुकसान हुआ है, जो भी एरियर था, उसकी भरपाई करने के लिए 22,000 करोड़ का एक वन टाइम ग्रांट देने का फैसला किया है। और बार बार ये सवाल उठा कि क्या पेट्रोल डीजल पर भी आप कोई राहत देंगे, CNG PNG की कीमतें भी बढ़ी हैं, लेकिन मंत्री ने कहा कि अभी जो फैसला है वो सिर्फ LPG के लिए। जी शुक्रिया आपका हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। केरल में 2 महिलाओं की हत्या का मामला सामने आया है। इस हत्याकांड में बलि देने की बात का सनसनीखेज खुलासा भी हुआ। कोची के पुलिस कमिश्नर ने NDTV से कहा कि उन्हें संदेह है कि आरोपी दंपति ने उन महिलाओं का मांस भी खाया है। पुलिस ने कल 3 आरोपियों मसाज थेरेपिस्ट भगवंत सिंह, उनकी पत्नी लैला और उनके एजेंट मोहम्मद शफी को गिरफ्तार किया। आरोपी दंपति ने तंत्र मंत्र से पैसा शोहरत हासिल करने के लिए नरबली दी। उनका एजेंट शफी ही उन दोनों महिलाओं को लालच देकर आरोपी के घर लाया, जहां उनकी बलि देकर दफना दिया गया। इस घटना के बाद पुलिस पिछले कुछ दिनों में लापता लोगों के मामले की भी जांच में जुटी है। पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इसके लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। Main conspirator of this case is accused number 1, Shafi alias Rashid. So he actually designed the conspiracy. He trapped A2 and A3 into believing that human sacrifice is needed for their financial well-being. केरल में 2 महिलाओं का जो बलि लिया गया वो अश्मयुगीन अपराध है। यह बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है, हत्या है और इसका जितना भर्त्सना की जाए कम है। पूरे देश का और केरल में तो मैं देख रहा हूं कि सारी महिलाएं बहुत गुस्से में है। सीधी जांच होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको जल्दी सजा भी होनी चाहिए। यही सबकी इच्छा है और हमारी भी यही मांग है। केरला में 2 महिलाओं के ह्यूमन सैक्रिफाइस के केस में बहुत ही शॉकिंग डिटेल्स सामने आ रहे हैं। अब पुलिस कमिश्नर का कहना है कि शफी या रशीद, जिसको हम एजेंट बता रहे थे, जो इन 2 महिलाओं को इस कपल के पास लेके आया था, वो मास्टरमाइंड है इस पूरे क्राइम का। पुलिस कमिश्नर नागराजू से हमारी बात हुई और उन्होंने ये कहा कि शफी एक हैबिचुअल अफेंडर है, पहले भी वो ऐसे सेक्सुअल अफेंसेस कर चुका है, एक तरह का सेक्सुअल परवर्ट है और उसने सेक्सुअल अगर आप देखें तो टॉर्चर में वो एक तरह से सैडिस्ट का नाम उसको पुलिस कमिश्नर ने दिया। 2020 में भी एक केस सामने आया था जहां पे 75 ईयर ओल्ड एक महिला के साथ उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया था और उसके बाद उसको रिमांड करके अक्यूज ठहराकर रिमांड किया गया था, लेकिन वो बेल पर बाहर आया था और उसी ने इन दोनों महिलाओं से कांटेक्ट किया था। वो सोशल मीडिया के द्वारा लोगों से या महिलाओं से दोस्ती बढ़ाता है और उसके बाद उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है और इस केस में भी वही हुआ। ये दोनों महिलाएं करीब 50 साल की हैं और रोजलिन जून में लापता हुई थी और पद्मम जो धर्मपुरी तमिलनाडु से हैं वो सितंबर में लापता हुई थी। दोनों के परिवार ने बाद में ही उनके मिसिंग का कंप्लेंट दिया। जून के महीने में जब रोजलिन गायब हुई थी उसके बाद
अगस्त में उसकी बेटी ने लापता का कंप्लेंट दिया था और यहाँ पर पद्मम की बहन ने उसके बाद सितंबर में जब वो लापता हुई थी तो अक्टूबर में उसके लापता होने का उन्होंने कंप्लेंट दिया था। पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिसिंग पद्मम को ढूंढते ढूंढते पुलिस उनके जो मोबाइल सिग्नल्स हैं उनको ट्रैक कर रही थी और वो ट्रैक हुआ शफी के पास और उसके बाद इस घर में जहां पर बताया ये जा रहा है कि इन महिलाओं के साथ बहुत क्रूअल ट्रीटमेंट और बहुत बुरी तरीके से उनको मर्डर किया गया था। इसके डिटेल्स में अगर हम जाएं तो दोनों मर्डर्स के बीच में काफ़ी महीनों का अंतर है। जब वो गायब हुई थी उसी दिन उनको मारा भी गया था, लेकिन उनको मारने से पहले उनको बांधकर उन पर काफ़ी सारे चाकू के निशान भी किए गए और उनको घायल किया गया प्राइवेट पार्ट्स में भी। और बताया जा रहा है कि जो ब्रेस्ट है उसको काटा गया और उसमें से जो खून निकला उसको भी छिड़का गया उसी एरिया में। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ये जो शफी है या जिसको हम रशीद कह रहे हैं वो एक सेक्सुअल पर्वर्ट है और उसी का एक मास्टरमाइंड है। वो इन महिलाओं को ये बताते हुए लेके आया कि आपको पैसा दिया जाएगा। शायद उनको बताया गया कि किसी तरह की पोर्नोग्राफिक या ब्लू फिल्म्स में उनको एक्ट करने के लिए लाया गया इस घर में और इस कपल को बताया गया कि अगर आप ह्यूमन सैक्रिफाइस करेंगे तो आपके जो फाइनेंशियल जो दिक्कतें हैं वो आपकी खत्म हो जाएगी। यही बताकर इन दो महिलाओं को इस घर में लाया गया जहां पर उनका टॉर्चर हुआ और उसके बाद उनके बॉडी पार्ट्स को वहीं पे दफनाया गया। पुलिस कमिश्नर का ये भी कहना है कि पद्मम जो महिला सितंबर में लापता हुई थी उनके बॉडी पार्ट्स को 56 पीसेस में काटा गया था। इस पूरे एक्ट में तीनों थे तो ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि किसने किसका कत्ल किया था, लेकिन तीनों ही इस पूरे मामला में इन्वॉल्व थे। शफी के बारे में अगर हम कुछ और भी बताएं तो वो 52 वर्षीय था, उसका 6ठी क्लास तक पढ़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद उसका परिवार भी था लेकिन वो अकेले रह रहा था, परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया था। दूसरी तरफ भगवल सिंह जिसकी पत्नी का नाम लैला है, भगवल सिंह एक ट्रेडिशनल मसाज का थेरेपी करता था जो कि पारंपरिक था, इसलिए उसको वो जॉब करता था। और भगवल सिंह का नाम असल में पुलिस कमिश्नर का कहना है कि भगत सिंह के नाम पर रखा गया, लेकिन वो एक तरह से डिस्टॉर्ट होकर उसका नाम भगवल सिंह हो गया। इन तीनों को अब जेल भेज दिया गया है। आज सुबह उनको सेशंस कोर्ट में लाया गया था और उसके बाद अब उनको जेल भेज दिया गया है 2 हफ्ते के लिए। अब बात करते हैं बीजेपी के मिशन गुजरात की। विधानसभा चुनाव को देखते हुए गुजरात में बीजेपी 5 अलग अलग जगहों से गौरव यात्रा निकाल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज ऐसी ही 2 यात्राओं को हरी झंडी दिखाई। यह यात्रा गुजरात के 5 अलग अलग धार्मिक स्थलों से रवाना की जा रही है और 10 दिनों तक चलने वाली यात्रा राज्य की 182 में से 144 सीटों से गुजरेगी। पहली 2 यात्राएं महसाणा जिले के बहुचराजी से कच्छ जिले के माता नौगढ़ तक जाएगी। दूसरी यात्रा द्वारका से पोरबंदर तक निकलेगी। दोनों जगहों पर बीजेपी अध्यक्ष जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। अन्य 3 यात्राओं को अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। इन यात्राओं में समय समय पर केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे। आदिवासी बहुल इलाकों को यात्रा के रूट में शामिल किया गया है। मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं गौरव यात्रा का श्री गणेश करूं। 5 स्थानों से यह गौरव यात्रा गुजरात में चलने वाली है। आज मैं द्वारका पीठ पर जाने वाला हूं, वहां से भी गौरव यात्रा का प्रारंभ करूंगा। कल हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे, वो 2 स्थानों से 3 गौरव यात्राएं प्रारंभ करेंगे। उसमें से एक गौरव यात्रा हमारे आदिवासी भाइयों को समर्पित होगी। भगवान बिरसा मुंडा को याद करके वो यात्रा चलेगी। मैं इन तमाम यात्राओं के प्रारंभ में जो मुझे यहां सौभाग्य मिला है कि मैं इस यात्रा का प्रारंभ करूं, मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।